मैं डॉक्टर के एम सिंगाड़ा, एसोसिएट प्रोफेसर, एमबीडी गवर्नमेंट कॉलेज कुशलगढ़। आज हम बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए जो रिसोर्स क्लासिफिकेशन है, संसाधनों का वर्गीकरण है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवीकरण और अनवीकरण संसाधन। नवीनीकरण का या अक्षय या प्रवाही संसाधन के रूप में हम अध्ययन करेंगे। रिन्यूएबल रिसोर्सेस। अपरिवर्तनीय संसाधन, जिनमें मनुष्य की गतिविधियों से कोई विशेष विपरीत परिवर्तन नहीं होता है, जैसे आणविक शक्ति, वायु ऊर्जा, ज्वार शक्ति, जल, वृष्टि आदि। दूर उपयोगी संसाधन, जिसमें मनुष्य की गतिविधियों से परिवर्तन की संभावना रहती है तथा उनका उपयोग न होने पर ये क्षीण भी हो सकते हैं। इस प्रकार के संसाधन सौर शक्ति, वायुमंडल, महासागरों, झीलों तथा नदियों का जल और जल शक्ति। उदाहरण, सौर ऊर्जा एक असमाप्य स्रोत है, किंतु मानव की गतिविधियों से बढ़ते हुए वायु प्रदूषण के कारण पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। सागर एवं झीलों की वनस्पति एवं जीव जंतु जल प्रदूषण से नष्ट हो रहे हैं। वनों के कटने से जल स्रोत सूखने लगे हैं। तात्पर्य यह है कि इन संसाधनों का उपयोग सुनियोजित एवं वैज्ञानिक ढंग से किया जाना आवश्यक है। अक्षय संसाधन, संधारणीय, जिनकी उचित देखभाल से पुनः निर्माण होता है, जैसे वन, जल, चरागाह भूमि, उर्वरापन, जंगली जानवर आदि। असंधारणीय संसाधन, जैसे खनिज हैं, पेट्रोलियम है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, ये एक बार उपयोग के बाद नष्ट हो जाते हैं। प्राकृतिक संसाधन, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसमें प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन है जो प्राकृतिक वातावरण ने हमें प्रदान किए हैं, जिनके निर्माण में मानव का हाथ नहीं होता है, किंतु इन्हें हम विविध प्रकार से उपयोग में लाते हैं। ये हैं वायु, सौर ऊर्जा, भूमि, मृदा, जलीय संसाधन, नदियां, झीलें, जलप्रपात, तालाब, सागर, महासागर, भूमिगत जल, खनिज संसाधन, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। शक्ति के साधन, प्राकृतिक, वनस्पति, वन, चरागाह और जंतु रिसोर्सेज सम्मिलित हैं। अब हम इनका कंजर्वेशन कैसे, संरक्षण। संरक्षण से यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि संसाधनों का उपयोग रोक दिया जाए, अपितु इनका उचित एवं आवश्यक उपयोग ही संरक्षण है, जिसके माध्यम से हम न केवल वर्तमान में इनका उपयोग कर सकते हैं, अपितु भविष्य में भी इनके उपयोग हेतु आश्वस्त हो सकते हैं। सबसे पहले हम वन संसाधन या उनका कंजर्वेशन की बात करते हैं कि वनों से होने वाली क्या क्या हानियां हो सकती हैं। पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न होना, सबसे पहला जो हमें नुकसान होगा, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा। वायुमंडल की नमी धारण करने की क्षमता में कमी आएगी, तापमान में वृद्धि हो जाएगी,
वर्षा की कमी होगी, मृदा अपरदन में भी वृद्धि होगी, बाढ़ के प्रकोप में वृद्धि होगी, पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि होगी, भूमि की उर्वरता में कमी होगी, वन्य जीव जंतुओं की प्रजातियों का नष्ट होना, अंत में वनों से उपलब्ध उपयोगी पदार्थों का उपलब्ध न होना, ये हानियां होगी। अब हम भारत की बात करते हैं कि भारत में वन विनाश पिछले 50 वर्षों में कृषि विस्तार, जनसंख्या बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, तो कृषि में विस्तार हुआ है। बांधों के निर्माण तथा अन्य विकास परियोजनाओं के कारण लगभग 5 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र नष्ट हो गया। रियो में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष 3% वनों का क्षरण हो रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कुल क्षेत्र के 22% वन क्षेत्र थे, जो अब घट करके 15% ही रह गए हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि प्रकृति सबके पोषण की क्षमता रखती है, किंतु किसी एक के लालच को पूरा करने की नहीं। एक जर्मन कहावत है कि जब जंगल मरता है, जंगल से तात्पर्य वृक्ष, जब जंगल मरता है तो उसके पीछे पीछे इंसान भी मरते हैं। वन विनाश को हम ऐतिहासिक क्रम में देखते हैं, तो ऐतिहासिक क्रम में सबसे पहले आर्यों के समय में, वैदिक युग में, मौर्य युग में, मध्यकाल में 8 से 15वीं शताब्दी तक, मुगल कालीन भारत में 16 से 18वीं शताब्दी, ब्रिटिश काल और स्वतंत्रता के बाद की। तो अपने जीवन का जो शतक पूरा कर रहे हैं वृक्ष मानव नाम से विख्यात वन प्रेमी न्यूजीलैंड निवासी डॉक्टर रिचर्ड सेंट बर्वे जब भारत आए तो चिपको आंदोलनकारियों को बधाई देने के साथ साथ एक संदेश भी दिया कि भारत में केवल 12% वृक्षावली शेष रह गई है। परिस्थिति बहुत गंभीर है। भारतीय पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कम से कम 1/3 और हिमालय के लिए 2/3 वृक्षावली आवश्यक है। भारत में वन विनाश का जो क्षेत्रफल 1951 से 1980 तक वन विनाश का उद्देश्य वन भूमि हेक्टेयर में, कृषि भूमि के लिए 2623, नदी घाटी परियोजनाओं के लिए 502 हेक्टेयर, औद्योगिक तथा नगरीय के लिए 134 हेक्टेयर, अन्य परियोजनाओं के निर्माण में 1008 हेक्टेयर और सड़कों तथा संचार साधनों के लिए 61 हेक्टेयर। इस तरह से कुल वन भूमि का विनाश 4,328 हजार हेक्टेयर हो चुका है। वन विनाश के क्या कारण हो सकते हैं? तो ऊर्जा प्राप्ति के लिए वनों का विनाश किया जाता है। ऊर्जा में जलाऊ लकड़ी के रूप में, वन विद्युत शक्ति ग्रहों के रूप में, वृक्ष हाइड्रोकार्बन से ऊर्जा प्राप्ति में वनों का विनष्टीकरण। बांध परियोजनाओं से वनों का विनाश, कृषि भूमि के विस्तार के लिए वनों का विनाश किया जा रहा है। औद्योगिक कच्चे माल की प्राप्ति के लिए वनों का विनाश, पशु चारण द्वारा वनों का भी विनाश हो रहा है। सड़कों व रेल मार्गों द्वारा वनों का विनाश हो रहा है। झूमिंग कृषि द्वारा भी वनों का विनाश हो रहा है। वन विनाश का प्रभाव किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है? सबसे पहला प्रभाव पड़ रहा है वनों के कटने से इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस, पर्यावरणीय असंतुलन हो गया है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और फोटो डिसोसिएशन द्वारा भूक्षरण की समस्या भी बढ़ रही है। हिमस्खलन की समस्या, स्थानीय वातावरण पर प्रभाव, वन्य जीवों पर प्रभाव, वन्य जीव और वन वातावरण, वन्य जीव और वन ईंधन की समस्या, कृषि का
प्रभाव, चरागाहों पर प्रभाव, इस तरह से वन विनाश के जो इफेक्ट हो रहे हैं। इसके बाद वन संरक्षण के हम उपाय क्या क्या कर सकते हैं। कंजर्वेशन के उपाय जो हैं नियंत्रित एवं उचित विधि से कराई जाए। एग्रीकल्चर निरक्षीकरण वर्णनात्मक इकाई परिरक्षित वर्ड वनों का भाग आग से बचाव। वनों का सबसे पहले हमें आगजनी या आग से बचाव करना होगा। कृषि एवं आवास हेतु वनों के विनाश पर रोक लगानी चाहिए। वन अक्षरण करना चाहिए। बांधों से वनों के जलभग्न होने से बचाव। वनों का पर्यावरण स्थलों के रूप में विकास। पुनः वन लगाना, वृक्षारोपण, वन संरक्षण में प्रशासनिक भूमिका, सामाजिक एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा वन संरक्षण। वन प्रबंधन, वन सर्वेक्षण, वनों का हमें वर्गीकरण करना होगा। वनों का आर्थिक उपयोग, वनों की प्रशासनिक व्यवस्था, पर्यटन हेतु वन क्षेत्रों का उपयोग, सामाजिक वानिकी, वन उपयोगिता के अवबोध कार्यक्रम, सामाजिक चेतना जागृत करना, वन संरक्षण हेतु नवीन विधियों का विकास, वन अनुसंधान, भविष्य की वानिकी की योजना तैयार करना एवं उसका क्रियान्वयन करना। भारत में ईंधन का उपयोग। प्रमुख स्रोत 1981 में 2001 जलाऊ लकड़ी 140 से 112, गोबर 77 से 61 और कृषि निष्पाद 43 से 34 हेक्टेयर में। सामाजिक वानिकी हमारे राष्ट्रीय कृषि उपयोग में 1976 में सामाजिक वानिकी को 3 भागों में बांटा गया था और उसके लक्ष्य सुनिश्चित किए गए। ये 3 हैं: नगर वानिकी, ग्रामीण वानिकी और कृषि वानिकी। नगर वानिकी महानगरीय प्रदूषण, परिवहन, उद्योग। ग्रामीण वानिकी प्रसार वानिकी, पंचायत वानिकी, सार्वजनिक संसाधनों, खाली बंजर, ऊसर, पहाड़ी टीलों पर। कृषि वानिकी स्रोतों से चारों ओर एक वृक्ष 100 पुत्र समान। मनुष्य और वनों के बीच प्रेम और घृणा नहीं, मात्र गहरा प्रेम संबंध कायम करना है। हमारा उद्देश्य गोबर के स्थान पर ईंधन की लकड़ी की आपूर्ति, इमारती लकड़ी की लघु आपूर्ति, चारा आपूर्ति, खेतों की हवाओं से सुरक्षा, मनोरंजन संबंधी आवश्यकताएं। सामाजिक वानिकी पहले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार के रूप में थी, अब एकीकृत ग्रामीण विकास में सम्मिलित की गई है। इस तरह से जो इसके वनों के जो कंजर्वेशन के जो उपाय हमें जो करना है, उसके उपाय प्रमुख रूप से नियंत्रित एवं उचित विधि से कटाई करना, निर्वक्षीकरण और वर्णनात्मक कटाई, परिरक्षित कटाई, वनों का आग से बचाव करना है, कृषि एवं आवास हेतु वनों के विनाश पर रोक लगानी है, वन अक्षरण रोकना है, बांधों से वनों के जलमग्न होने से बचाव, वनों का पर्यटन स्थलों के रूप में विकास, पुनः वन लगाना, वृक्षारोपण। वन संरक्षण में प्रशासनिक भूमिका, सामाजिक एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा वन संरक्षण, वन प्रबंधन, वन सर्वेक्षण, वनों का वर्गीकरण, वनों का आर्थिक उपयोग, वनों की प्रशासनिक व्यवस्था, पर्यटन हेतु वन क्षेत्रों का उपयोग, सामाजिक वानिकी, वन उपयोगिता के अवबोधन कार्यक्रम, सामाजिक चेतना जागृत करना, वन संरक्षण हेतु नवीन विधियों का विकास, वन अनुसंधान और भविष्य की वानिकी योजनाओं को तैयार करना एवं उनका क्रियान्वयन। इस प्रकार हमने फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा। अब पर्वतों का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। फॉरेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो पर्वत मानव के रक्षक, शरणदायक और सहायक रहे हैं, किंतु साथ ही ये भक्षक भी रहे हैं।
भारत के इतिहास में 1962 के चीनी आक्रमण तक हिमालय पर्वत उत्तर की ओर से आने वाले आक्रमणों के विरुद्ध रक्षक रहे हैं। ऋषि मुनियों के लिए शरणदायक और सहायक रहे हैं, किंतु 62 के चीनी आक्रमण में ऊंचाई और भारत की ओर से ढाल होने के कारण भक्षक बन गए हैं। जो भी हो, पर्वत से मानव को अनेक लाभ हैं। पर्वत एवं उद्योग भारी उद्योगों के लिए पर्याप्त सर्वथा अनुपयुक्त हैं। पर्वतों में यातायात के साधनों का विकास असंभव है, इसलिए उद्योगों का विकास ठीक से नहीं हो पाता है। पर्वतों में लकड़ी चीरने, लकड़ी काटने का उद्योग, हल्के उपयोग और शक्ति उत्पादन अयोग्य उद्योग पनपते हैं, जिससे स्विट्जरलैंड में घड़ी उद्योग, कश्मीर में रेशम और लकड़ी के खिलौने का उद्योग तथा चिली में नाइट्रेट का उद्योग सफल रहा है। पर्वत और कृषि, यद्यपि पर्वत कृषि कार्य में बाधक हैं, किंतु फिर भी इन पर कृषि कार्य होता है। जापान में सीढ़ीनुमा खेतों पर, उच्च भूमि पर चावल, असम, हिमालय, जापानी आल्प्स पर चाय, अरावली और पर्वतों का पर मक्की आदि का उत्पादन होता है। पर्वतों की जलवायु ठंडी, मिट्टी पथरीली, वर्षा अधिक और ढाल तीव्र तथा असमान होते हैं। अतः कृषि कार्य सुचारू रूप से नहीं चल सकता है। पर्वत और खनिज, खनिजों की दृष्टि से ये पर्वत अनुपयुक्त हैं। चिली के नाइट्रेट, ऑफिसिन, असम में तेल, यूराल में लोहा और मैग्नीज, अरावली में सीसा जस्ता, लोहा अभ्रक, एंडीज में तांबा, चांदी, सीसा और पेट्रोल खनिज, पेट्रोल और लोहा गंधक, एप्रेशियन में ये लोहा, कोयला और पेट्रोलियम आदि खनिज पाए जाते हैं। अतः खानों के केंद्रों पर बड़े नगर पनप रहे हैं। इस तरह से वनों का मनुष्य के जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अब हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे।